हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे, एसएससी या बैंक या और अदर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि आज के वीडियो में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, और हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम, जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। वहाँ पे आप लिंक ओपन करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जब विज़िट करिएगा तो आपको वहाँ पे इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा टारगेट है 1000 एमसीक्यू, जिसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 2 आपको कल देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? क्या आपको इस सवाल का जवाब पता है? अगर हाँ तो प्लीज़ वेट ना करते हुए आंसर दे दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए 330। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप में से ज़्यादातर लोगों को इम्पोर्टेंट आर्टिकल, कम से कम इम्पोर्टेंट आर्टिकल तो याद होने ही चाहिए। सारे तो नहीं याद हो पाएंगे क्योंकि टोटल है 395, तो सब तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको आने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? आपके ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर में बम्बई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, या ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। कुछ नोट्स से रिलेटेड देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु हाई कोर्ट, ऑप्शन बी केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन सी कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑप्शन डी बॉम्बे हाई कोर्ट। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा आंसर। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। यह कोच्चि में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति आदेश के द्वारा, कानून द्वारा, संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना या केंद्र सरकार की अधिसूचना। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, कानून द्वारा संसद। यानी संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। शुरुआत में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तब 7 जज थे इसके। यह संख्या 1956 में 10 हुई, फिर उसके बाद 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गई। लेकिन अगर वर्तमान में इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या है 31। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए 10 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। यानी जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का इच्छुक है, अगर कोई व्यक्ति है, तो उसकी जो योग्यताएं हैं उनमें से एक योग्यता है, यानी वो व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? तो आपका ऑप्शन आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन।
69वें संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? आपके ऑप्शन हैं 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख या फिर 30 लाख। जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी 20 लाख। जो 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली है यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, इसी को कहते हैं 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली। इनमें केवल उन्हीं राज्यों के लिए है ये जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है आपका राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। दूसरा है आपका राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद में है। तीसरा है आपका राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों की मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है, जितने भी निर्णय लिए जाते हैं। या फिर आपका ऑप्शन है इनमें से सही विकल्प को चुनने का बताना है। ये हैं आपके विकल्प। अब आपको बताना है कि ये तीनों सही हैं या फिर इनमें से पहला सही, दूसरा तीसरा गलत, दूसरा सही, पहला तीसरा गलत, तीसरा सही या पहला दूसरा गलत। जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा पहला और दूसरा। पहले देख लेते हैं पहला और दूसरा, यानी राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। दूसरा आपका राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है, ये भी सही है। तो आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है, ये आपका ऑप्शन गलत है। तीसरा बयान सही नहीं है क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिए जाते हैं, जबकि आपके ऑप्शन में दिया हुआ था मुख्यमंत्री, इसीलिए वो आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत था। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? उम्मीद करता हूँ आपको ये इसका आंसर पता होगा। तो जो आपका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है राज्य विधानसभा, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भारत की आधिकारिक भाषाएं हैं। सिंधी और नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, बोडो और संथाली, चौथा है संथाली और कोंकणी, पाँचवा है डोगरी और मैथिली। करेक्ट आंसर देखते हैं। 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई हैं? आपको बताना है। आपके ये विकल्प थे, पहला था सिंधी और नेपाली, दूसरा था कोंकणी मणिपुरी, तीसरा था बोडो और संथाली, चौथा है संथाली और कोंकणी। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी 3 और 5। देख लेते हैं 3 और 5 में कौन कौन सी भाषाएं दी हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं 3 में दिया है बोडो और संथाली, 5 में दिया है डोगरी और मैथिली। इसकी ट्रिक हम आपको बता दें, आप सभी को मैथ आती होगी, नहीं आती होगी तो बोर्ड मैथ तो पता ही होगा। बोर्ड मास का नाम आपने सुना होगा। अब इसकी ट्रिक हम आपको बता दें। बी से आपका हो गया बोडो, डी से हो गया आपका डोगरी, एम से हो गया आपका मैथिली और एस से हो गया आपका लास्ट लेटर जो है आपका एस से हो गया संथाली। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बोर्ड मास मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। दूसरी ट्रिक भी होती है, वो आपको हम बाद में बताएंगे। आज के लिए आप जितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे ट्रिक तो ज़्यादा सही रहेगा। बोर्ड मास मतलब होता है, अगर हम बोर्ड मास की फुल फॉर्म की बात करें तो बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑफ, डी फॉर होता है डिवीज़न, एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर होता है एडिशन एंड एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। ये होता है आपका मैथ में, लेकिन आपको यहाँ पे बोर्ड मास से याद रखना बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार करें। ये आपको कुछ समुदाय दिए हैं जैसे कि सिख, बौद्ध, जैन, फारसी। आपको बताना है कि इनमें अल्पसंख्यक जो हैं उनका दर्जा किससे मिला हुआ है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आपके सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, फारसी हैं। आपके ऑप्शन हैं
पहला चौथा यानी कि सिख फारसी, दूसरा है आपका 1 2 4 यानी सिख बौद्ध फारसी, तीसरा है आपका 2 3 4 यानी बौद्ध जैन फारसी, चौथा है आपका सभी यानी कि 1 2 3 4 सिख बौद्ध जैन फारसी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो अल्पसंख्यकों का दर्जा जिनको मिला हुआ है। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सारे। ये जितने भी आपके हैं सारे धर्म यानी कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन देख लें, क्वेश्चन देख लीजिए पहले क्या कह रहा है, उसके बाद ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर लोगों से गलतियां जल्दबाजी में ही होती हैं। तो आप ऑप्शन देख लें। यह स्वतंत्र और संविधिक निकाय है। संविधिक मतलब होता है यानी ऐसे निकाय होते हैं जिनका जिक्र यानी उल्लेख संविधान में नहीं किया गया होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं नीति आयोग को, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। दूसरा है आपका, इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। तीसरा है आपका, यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उनके बीच मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है। चौथा है आपका, अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और राज्य नगर पालिकाओं के चुनाव के साथ चुनाव से भी चिंतित है। तो देख लेते हैं आंसर आपका क्या बनेगा। तो आंसर बनेगा आपका बी, यानी इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। पहला है आपको आर्टिकल से रिलेटेड है, बताना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित यानी कि ठीक तरीके के मैच नहीं है। यानी आर्टिकल जो दिया हुआ है वो आर्टिकल आपका कौन सा ऐसा है जो ठीक तरीके से मैच नहीं है। पहला है आपका आर्टिकल 72 या अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है या नहीं, आपको बताना है। दूसरा है आपका अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्र अधिकार। तीसरा है आपका अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान। चौथा है आपका अनुच्छेद 148 से 51 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ और कार्य। आपको बताना है इनमें से कौन सा मिलान सही है। पहला और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और चौथा या सभी। तो आंसर देख लेते हैं क्या होगा आपका, पहला दूसरा और तीसरा। अब देखते हैं पहला दूसरा और तीसरा कौन कौन सा है। तो पहला आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, ये आपका सही है। दूसरा है आपका अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्र अधिकार, ये भी आपका आर्टिकल सही है। तीसरा है आपका अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित, ये भी आपका सही है। वित्तीय आपातकाल आपके भारत में कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, जिनके आर्टिकल आपको याद रखने। एक है आपका 352 352, एक है 356 और एक है 360। ये हैं 3 आर्टिकल आपके आपातकाल से संबंधित हैं। तो ये तीनों आपके ऑप्शन ए बी सी ये करेक्ट हैं, चौथा आपका गलत है। अनुच्छेद 148 से 51 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों से संबंधित हैं, जबकि ऑप्शन में दिया था अटॉर्नी जनरल, इसीलिए ये आपका ऑप्शन गलत था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यकाल रखता है। दूसरा है, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा यानी खुद की इच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है। तीसरा है, यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है। 10वीं अनुसूची आपके दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। चौथा है आपका, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है या उसे रोक दिया गया है। आपको ऑप्शन बताने हैं। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 4, ऑप्शन सी पहला और चौथा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और चौथा। जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी केवल 4। चौथा ऑप्शन था कि आपका अनुच्छेद 102 कहता है कि एक सांसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता की अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति को या तो संसद भवन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा अगर वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई कार्यालय रखता है, तो कानून द्वारा संसद द्वारा घोषित कार्यालय के अलावा अपने धारक को अयोग्य घोषित नहीं किया जाता। बी है आपका, यदि वह अस्वस्थ यानी कि हेल्थफुल नहीं है, दिमाग में है, अस्वस्थ दिमाग में यानी मेंटली तौर पर ठीक नहीं है, तो एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया है। तीसरा आपका, अगर वह एक निर्विवाद दिवालिया है। चौथा है आपका डी,
यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर लिया है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुपालन की स्वीकृति के तहत है। अगला है आपका, यदि वह संसद द्वारा किए गए किसी भी कानून के तहत या उसके तहत अयोग्य है। तो स्पष्टीकरण, इस खंड के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत लाभ के कार्यालय को केवल कारण से नहीं माना जाएगा कि वह या तो संघ के लिए या ऐसे राज्य के लिए मंत्री है। ये सारे पॉइंट आप PDF में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा, क्योंकि इसमें 2 राज्य ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऑप्शन को ठीक से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है आपका मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये 4 राज्य। दूसरा है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तीसरा है आपका असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। चौथा है आपका असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नोट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अलग से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 16, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर चौथी अनुसूची? करेक्ट आंसर है आपका पहली अनुसूची में। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अपीलीय न्यायाधिकार, ऑप्शन बी वास्तविक न्यायाधिकार, ऑप्शन सी सलाहकार न्यायाधिकार, ऑप्शन डी रिट न्यायाधिकार। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, वास्तविक न्यायाधिकार। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा, ऑप्शन डी राज्य विधान परिषद। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? ऑप्शन ए राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों का संविधान, ऑप्शन बी पंचायती राज में सुधार, ऑप्शन सी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, ऑप्शन डी हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतःक्रिया। तो जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। मौलिक कर्तव्य आपके भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 to 35 से लेकर संबंधित आर्टिकल हैं। ये 12 से 35 तक आपको मौलिक कर्तव्य देखने को मिलेंगे भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 12 से 35। अगला हम देख लेते हैं नोट्स इससे रिलेटेड। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों, आवश्यकता के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की। इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारियों के अलावा उनके पास भी कुछ कर्तव्य हैं। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया। इस संशोधन ने संविधान में भाग 4A का एक नया हिस्सा जोड़ा। आपको बता दें, वैसे आपको पता होना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहते हैं, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी लघु संविधान, भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 6 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के हमारे क्वेश्चन सारे के सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को विज़िट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। आपको एक चीज़ बता दें कि आपको डेली की MCQs की क्लास हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। आज हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है, कल हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2
जिसमें आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आप देख सकते हैं।